Hey guys, welcome to 39th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के पार्ट 2 के बारे में। हमने लेक्चर नंबर 38 में इस टॉपिक को शुरू किया था और कहा था कि इसके 2 पार्ट आएंगे। तो लेक्चर नंबर 39 में हम इस टॉपिक को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं कि फ्लोएम से फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसलोकेशन है, वो कैसे होता है। तो इस चीज को समझिए। देखिए, आपके पास यहाँ पे समझिए, ये इमेजिन कीजिए एक लीफ मेसोफिल सेल है। अपने दिमाग में एक इमेज बनाते चलिएगा, मैं आपको जैसे जैसे समझाते जाऊंगा। एक लीफ मेसोफिल सेल है, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, ठीक है, फूड बना ग्लूकोज के फॉर्म में। और अब इस लीफ मेसोफिल सेल को, ठीक है, इस फूड को ट्रांसलोकेट कराना है प्लांट के दूसरे पार्ट में। तो ये सेल जो है वो क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तो पहले किसमें कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज में, और फिर ट्रांसलोकेशन हो। क्योंकि सुक्रोज जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज के फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और जहां से ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं सोर्स। लीफ मेसोफिल सेल है, यहाँ से सुक्रोज का क्या होने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो लीफ मेसोफिल सेल जो है हमारा, ये सोर्स है, ठीक है। चलिए, अब ये जो है ये हमारा फ्लोएम का सीव ट्यूब है, ठीक है, फ्लोएम का सीव ट्यूब है, ठीक है, सीव ट्यूब। ऑलराइट, सीव ट्यूब में जो बहुत सारे सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स। और सीव ट्यूब सेल्स, दो सीव ट्यूब सेल्स के बीच का जो कॉमन वॉल होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे पोर होते हैं, सीव पोर होते हैं, जो कि एक सीव प्लेट पे होते हैं। देखो ये जो है ये सीव प्लेट है, ये दो सीव ट्यूब सेल्स का कॉमन वॉल है, वहां पे एक सीव प्लेट है और इस पे बहुत सारे सीव पोर होते हैं, इस तरीके से। इसको मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो, ये हमारा सीव ट्यूब है फ्लोएम का, ठीक है, जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। ये हमारा सीव ट्यूब है, इसमें बहुत सारे सीव ट्यूब सेल्स हैं, जैसे 3 है, ए बी सी, ठीक है, ये 1 2 3 3 सीव ट्यूब सेल्स है। तो ए और बी जो है ना, ठीक है, इनके बीच का जो कॉमन वॉल है, ये कॉमन वॉल, ठीक है, कॉमन वॉल, ये जो है ए और बी का कॉमन वॉल है, इसमें बहुत सारे पोर होंगे, ठीक है, किस पे होंगे, एक सीव प्लेट पे। वैसे ही बी और सी का जो कॉमन वॉल है ये, इसमें भी बहुत सारे पोर होंगे, उसे हम कहेंगे सीव पोर, जो किसके ऊपर होंगे, सीव प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी सी क्या है, ये तीनों है हमारे सीव ट्यूब सेल्स, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सीव ट्यूब बना रहे हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा एक सेल ए, ठीक है, ये दूसरा बी और ये तीसरा सी, ठीक। आई होप अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फ्लोएम का सीव ट्यूब, ये 3 ए और बी और सी सेल है, ए और बी के बीच का ये कॉमन वॉल है, ठीक है, और बी और सी के बीच का ये कॉमन वॉल है। और कॉमन वॉल जो है उसमें बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीव पोर। ये पोर किसके ऊपर होते हैं, एक सीव प्लेट के ऊपर। तो ए और बी का जो देखो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों के बीच में कनेक्शन है। वैसे बी और सी का जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, बीच में पोर प्रेजेंट है, ठीक। तो सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू दिस कॉमन वॉल, ओके। दो सेल आपस में कनेक्टेड है, बीच में एक कॉमन वॉल है, उसमें बहुत सारे सीव पोर है जो कि सीव प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब सीव ट्यूब सेल्स के बारे में एक खास बात यह है कि ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना, ठीक है, जो आपस में मिलकर एक सीव ट्यूब बनाते हैं, फ्लोएम का सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक। तो जब ये जो सीव, जो मेच्योर हमारे मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स है,
इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो इनका जो फंक्शन है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है वही क्या करता है, एक सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, राइट? कंट्रोल करता है एक न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस। अब जो मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स है इनमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इनके फंक्शन को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है इन सीव ट्यूब सेल्स के बगल में ही प्रेजेंट कंपेनियन सेल्स। ठीक है, जैसे ये हमारा सेल है, इसके बाजू में एक कंपेनियन सेल है। ये क्या करेगा, हमारा जो सीव ट्यूब सेल है ना, इनके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो सीव ट्यूब सेल्स के बगल में कंपेनियन सेल होता है, साथ ही होता है, कंपेनियन होता है, जो कि सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शन को और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो सुक्रोज में हमारा क्या है, सॉरी, तो हमारा लीफ मेसोफिल सेल सोर्स है, इसके अंदर सुक्रोज है। ये सुक्रोज पहले आएगा किसमें, कंपेनियन सेल में। ठीक है, सबसे पहले किस में आता है, कंपेनियन सेल में, जो हमारा सुक्रोज है। और कंपेनियन सेल जो है ये फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, कंपेनियन सेल को भी तुम कह सकते हैं इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स आपस में मिलकर सीव ट्यूब बना रहे, जो कि फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, और कंपेनियन सेल है, ये भी फ्लोएम का पार्ट है। तो जैसी सुक्रोज से कंपेनियन सेल में, सॉरी सुक्रोज बोल रहा हूँ बार बार, जैसी मीजोफिल सेल से सुक्रोज कंपेनियन सेल में आता है। ठीक है, जैसी मीजोफिल सेल से सुक्रोज कंपेनियन सेल में आता है तो हम इसे कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम का लोडिंग हो रहा है, क्योंकि कंपेनियन सेल भी तो फ्लोएम का पार्ट है। तो जैसी सुक्रोज कंपेनियन सेल में आया तो हमने कहा फ्लोएम लोडिंग हुआ है, और ये फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। फ्लोएम लोडिंग क्या है, मीजोफिल सेल से सुक्रोज का कंपेनियन सेल में आना, फ्लोएम लोडिंग, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, अब यहां से ये जो सुक्रोज है ये जाएगा सीव ट्यूब सेल में। सुक्रोज पहले जाएगा कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल में से होकर जाएगा ये कहाँ, सीव ट्यूब सेल्स में। ऑलराइट, और सुक्रोज के बारे में हमें एक चीज अच्छे से पता है, सुक्रोज जो है ये सॉल्युबल होते हैं और सॉल्यूट की तरह काम करते हैं। सुक्रोज क्या है, एक तरह का शुगर है ना, शुगर है तो सॉल्यूट है, सॉल्युबल होता है, शुगर है। तो जैसी ये सुक्रोज मीजोफिल सेल से कंपेनियन सेल से होकर सीव ट्यूब सेल में आता है, तो इस सीव ट्यूब सेल का डीपीडी बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, सेल का डिमांड बढ़ जाता है वाटर का, यानी कि डीपीडी बढ़ जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन दिस पर्टिकुलर सेल, सीव ट्यूब सेल ए में। जैसी सुक्रोज आया, इस सेल का डीपीडी बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि सुक्रोज एक तरीके से सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है ना, सॉल्यूट है ना। तो देखो अब जो सीव ट्यूब सेल ए था ना, इसका जो साइटोप्लाज्म का सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया, सुक्रोज बढ़ गया ना, तो वाटर की डिमांड बढ़ गई। तो अब वाटर की रिक्वायरमेंट है, सीव ट्यूब सेल ए को वाटर चाहिए, कि यहाँ इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया है। तो अब वाटर आए कहाँ से, तो देखिए इस फ्लोएम के बगल में जो हमारा सीव ट्यूब है, जो फ्लोएम है, इसके जस्ट बगल में आपको जाइलम मिलेगा, जाइलम। ठीक है, और जाइलम का मेन काम क्या होता है, जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से, तो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जाइलम में तो हमेशा पानी रहता है, जाइलम को तो पानी की कमी होगी नहीं। ठीक है, तो जाइलम का सोल्यूशन कैसा होता है, हाइपोटोनिक, यानी कि वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है एज कंपेयर टू फ्लोएम। एज कंपेयर टू फ्लोएम, जाइलम का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो यहां से वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम तक आ जाता है, सीव ट्यूब सेल ए में आ जाता है बाय ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस वाटर जो है वो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो जाइलम में वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और यहाँ पे लो है वाटर का कंसेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का सॉल्वेंट का
ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस से वाटर सीव ट्यूब सेल ए में आ जाता है। अब वाटर जैसी सीव ट्यूब सेल ए में आया, सीव ट्यूब सेल ए का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। वाटर आ रहा है ना, वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल है हमारा ए सेल, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे टर्गर प्रेशर बढ़ा ना, देखो सेल ए का तो टर्गर प्रेशर ज्यादा हाई हो गया, सेल बी का टर्गर प्रेशर क्या है, कम है। कंपेयर टू ए, बी का तो कम ही है ना टर्गर प्रेशर। ठीक है, ए का बढ़ गया टर्गर प्रेशर क्योंकि जाइलम से वाटर आया। ऑलराइट, जाइलम से वाटर आया तो टर्गर प्रेशर बढ़ा। और कंपेयर टू ए, बी सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो कम है। तो क्या होगा देखो, आफ्टर एंट्री ऑफ वाटर सीव ट्यूब सेल ए का टर्गर प्रेशर बढ़ गया। ठीक, तो यहां से वाटर जो है हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। और जब वाटर फ्लो करेगा हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ, तो वाटर के साथ साथ सुक्रोज भी ट्यूब सेल ए से ट्यूब सेल बी में, मतलब सीव ट्यूब सेल ए से सीव ट्यूब सेल बी में चला जाएगा ये सुक्रोज वाटर के साथ साथ। ठीक, समझे ना बात को। तो इसी को तो कहते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया था, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ट्रांसलोकेशन जब होता है सुक्रोज का फ्लोएम में, तो वो हाई प्रेशर वाले सेल से लो प्रेशर वाले सेल के तरफ होता है, और उसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जो कि ई मंच साहब ने, ई मंच याद करो, ई मंच साहब ने प्रपोज किया था। तो यही तो हो रहा है, सेल ए का टर्गर प्रेशर यानी कि हाई है, और इससे कंपेयर में बी का लो है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सुक्रोज का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यही तो हमारा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। ठीक है, और हमने कहा है फ्लोएम से जब फूड का यानी कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके साथ साथ वाटर भी हो रहता है, क्योंकि आप बिना वाटर के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा ही नहीं सकते। तो इसीलिए जब ए सेल से बी सेल में वाटर मूव करेगा ना, तो वाटर के साथ साथ सुक्रोज का भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वाटर का होना जरूरी है। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या, मेनली फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट में मेनली फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये बिना वाटर के पॉसिबल ही नहीं है, वाटर का होना जरूरी है। और वाटर यहाँ पे कौन दे रहा है, जाइलम। तो जाइलम एक तरीके से आप देखो, जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट तो नहीं करा रहा, जाइलम तो मेनली वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन जाइलम फूड के ट्रांसपोर्ट में, सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट में मदद जरूर कर रहा है, पानी पहुंचाकर। जाइलम मदद जरूर करता है, जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं कराता, लेकिन फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद जरूर करता है। इसीलिए जब भी हम वैस्कुलर बंडल्स पढ़ते हैं तो जाइलम और फ्लोएम को साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ देखते हैं डायग्राम में कि जाइलम और फ्लोएम साथ साथ प्रेजेंट है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपस में मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है, आपस में मटेरियल एक्सचेंज होता है। कुछ मटेरियल जाइलम से फ्लोएम की तरफ जाएंगे, कुछ फ्लोएम से जाइलम की तरफ जाएंगे। ठीक, चलिए, ऑलराइट, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो, बी सेल में सुक्रोज आया, ठीक है, तो बी सेल में सुक्रोज आया तो इसका अब डीपीडी बढ़ा, सुक्रोज सॉल्यूट की तरह काम कर रहे हैं, डीपीडी बढ़ा। ठीक, तो ये भी हाइपरटोनिक हो गया बी सेल, तो इसको भी वाटर की जरूरत है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो अगेन कौन पूरा करेगा पानी की रिक्वायरमेंट, जाइलम। जाइलम भी बी सेल में क्या भेजेगा, सीव ट्यूब बी सेल में पानी भेजेगा, जिसके कारण से इसका भी टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। अब सी सेल का बी सेल के कंपैरिजन में लो टर्गर प्रेशर है, तो अब वाटर बी से सी की तरफ मूव करेगा, और वाटर के साथ साथ सुक्रोज भी आ जाएगा, सी सेल में सुक्रोज भी आ जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, फ्लो ऑफ H2O विथ सुक्रोज टुवर्ड्स लो टीपी। क्या हो रहा है यहां से देखो, ए से बी, बी से सी, सीव ट्यूब सेल जो है इसमें वाटर का फ्लो चल रहा है सुक्रोज के साथ साथ,
टुवर्ड्स लो टीपी, यानी कि हाई टीपी से लो टीपी की तरफ वाटर का फ्लो हो रहा है, किसके साथ, सुक्रोज के साथ। जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसके साथ साथ फूड भी फ्लो कर रहा है, फूड का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाई प्रेशर वाले सेल से लो प्रेशर वाले सेल, हाई टर्गर प्रेशर वाले सेल से लो टर्गर प्रेशर वाले सेल के तरफ सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट। तो क्या हो रहा है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को यहाँ पे मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ही वो मैकेनिज्म है जिससे ट्रांसलोकेशन हो रहा है फूड का, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था पार्ट 1 में। अब देखिए, ये जो सुक्रोज है ना, इसका अब अनलोडिंग हो जाएगा, अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज सिंक सेल में। जिन सेल को फूड की जरूरत थी, जो रिसीव करेंगे उस फूड को, जिसको मिलेगा वो फूड, उसे हम कहेंगे सिंक सेल, और जो देगा वो सोर्स। ठीक है, कौन था, लीफ मेसोफिल सेल। तो जो सिंक सेल होंगे उसमें अनलोडिंग होगा सुक्रोज का। तो देखो, फूड यानी कि सुक्रोज जब फ्लोएम में एंटर कर रहा है, फ्लोएम में, ठीक है, तो हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। और जब फ्लोएम्स को लीव करेगा, फ्लोएम से निकल के सिंक सेल में जाएगा, तो हम उसे कहते हैं अनलोडिंग, अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अनलोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग जब फ्लोएम में फूड एंटर किया फर्स्ट टाइम, और फ्लोएम अनलोडिंग यानी कि फ्लोएम को छोड़ के सिंक सेल के पास वो फूड गया है, सुक्रोज गया है। ठीक, तो अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज होगा सिंक सेल में। अब अकॉर्डिंग टू सिंक सेल का रिक्वायरमेंट कि सिंक सेल को उस फूड के साथ क्या करना है, अगर सिंक सेल को उस फूड को स्टोर करना है, सुक्रोज को स्टोर करना है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में करेगा। ठीक है यहाँ पे एक और चीज आप याद रखिए, फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है और फ्लोएम अनलोडिंग वो भी एक एक्टिव प्रोसेस है, दोनों एक्टिव प्रोसेस है, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग दोनों। फ्लोएम लोडिंग क्या, जब फ्लोएम में फूड एंटर किया फर्स्ट टाइम, सुक्रोज एंटर किया। और फ्लोएम अनलोडिंग क्या, जब फ्लोएम को सुक्रोज ने छोड़ा और सिंक सेल के पास गया। अब सिंक सेल की रिक्वायरमेंट है कि वो इस सुक्रोज को स्टोर करे, तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। सुक्रोज अब प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि उसे सेल वॉल बनाना है, तो जो सिंक सेल है वो सुक्रोज को सेलुलोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर सेल वॉल बनेगा। सेल वॉल के बनने में सेलुलोज की जरूरत होती है। और अगर सेल को, सिंक सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो सिंक सेल इस सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज से फिर वो एनर्जी बनाएगा, जो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा ही था, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सिंक सेल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो सुक्रोज के साथ ये 3 चीजें कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सुक्रोज था उसका अनलोडिंग हुआ, और ये सुक्रोज जो है हमारे फ्लोएम को छोड़ के चला गया सिंक सेल के पास, और सिंक सेल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा, सेलुलोज या ग्लूकोज में, किसी में भी इन तीनों कार्बोहाइड्रेट में से किसी भी एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, या तो स्टार्च, सेलुलोज या ग्लूकोज, अकॉर्डिंग टू सिंक सेल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे तो देखो, मैंने 3 सीव ट्यूब सेल्स बनाया है, A B C 3। आपकी मर्जी है, आप 3 सोचो, 3 इमेजिन करो, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना था। आप 30 सोचो, आप 3000 सोचो, आप 30,000 सोचो, जितना मन आप उतना इमेजिन कर लो। यही प्रोसेस चलेगा, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ वाटर का फ्लो होगा और उसके साथ साथ सुक्रोज भी फ्लो करेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, जैसी इस सेल से, सी सेल से सुक्रोज गया, सुक्रोज का अनलोडिंग हुआ, तो बताओ, सुक्रोज सॉल्यूट था, सॉल्यूट बाहर की तरफ चला गया, तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर का जो अमाउंट है, कंटेंट है, वो सेल सी में बढ़ जाएगा, क्योंकि सुक्रोज तो एक तरह से सॉल्यूट की तरह काम कर रहा था ना। अब सुक्रोज चला गया यानी कि सॉल्यूट चला गया, तो वाटर का कंटेंट ज्यादा हो गया, तो हमारा जो सी सेल है ये हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक यानी कि वाटर का कंटेंट ज्यादा एक सोल्यूशन में। ठीक, और जो हमारा जाइलम था बगल में, वो देखो बार बार पानी दिए जा रहा था फ्लोएम को। ठीक है, फ्लोएम को पानी दिए जा रहा था। तो इस सी सेल के रिस्पेक्ट में जो हमारा जाइलम है, इसका सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक हो गया एज कंपेयर टू फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम का हाइपोटोनिक हो गया। ठीक, और जाइलम बार बार पानी दिए जा रहा था, तो जाइलम का सोल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक, वाटर का कंटेंट क्या हो गया, कम
कंपेयर टू सीव ट्यूब सेल सी, जिसमें वाटर का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। तो अब देखो क्या होगा, फ्लोएम से ये जो हमारा वाटर है वो चला जाएगा जाइलम के पास बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे हाई वाटर कंटेंट था और यहाँ लो हो गया था। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोएम जाइलम का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया था। तो देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम वैस्कुलर बंडल पढ़ते हैं तो जाइलम और फ्लोएम को करीब करीब ड्रॉ करते हैं या बनाते और पढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर फ्लोएम से किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। मीजोफिल सेल सोर्स सेल है, ठीक है, और जो उस फूड को सुक्रोज को रिसीव करेगा, जो सेल जो लेगा वो सिंक सेल है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम से ही होता है। कोई आपसे पूछे, बैकग्राउंड नॉइज वॉइज आ रहा होगा तो सॉरी, बगल वाले घर में पार्टी वार्टी चल रहा है। ठीक है, तो वो गाना वाना बजा रहे, हल्ला चिल्ला कर रहे हैं। ठीक, तो छोड़ो उस चीज को, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो टू जस्टिफाई कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम से ही होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। डोंट वरी, इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए अलग एक लेक्चर अभी से बोल के रख देता हूँ। ठीक है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 39 में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहीं पे ये जो लेक्चर है हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का पार्ट 2 खत्म होता है और हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।